आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे कवर करेंगे आईपीएस पीओ मेंस लेवल का जो मॉक है नंबर 1 जो लगाएंगे इस क्लास में। और इसके अंदर आपको टोटल 35 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपको 25 मिनट में लगाने होंगे। टोटल 2 सेक्शन से बांटे गए हैं। सेक्शन ए जिसके अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे सिंपल वाले, और सेक्शन बी जिसके अंदर 2 मार्कर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो मिलेंगे। और इसके साथ जो आरबीआई सर्कुलर के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले तो पैटर्न समझते हैं किस तरह पैटर्न रहने वाला है। अभी तक आईपीएस ने ऑफिशियली पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया है किस तरह जो है जीए में मार्क्स जो डिवाइड किए जाएंगे, पर ज़्यादा चांस है कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे वो टोटल 20 होंगे। ठीक है, उसको टोटल 20 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद बात करें जो 2 मार्कर है वो टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 30 मार्क्स कैरी करेगा 2 मार्कर वाले। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि टोटल आपको 35 क्वेश्चन करने रहेंगे 50 नंबर के, और टोटल आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है। आपको जो 1 मार्कर क्वेश्चन है जो सेक्शन ए है उसके लिए टोटल 30 सेकंड दिए जाएंगे एक क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद बात करें 2 मार्कर के लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये जो वीडियो है टोटल 30 से 35 मिनट में ट्राई करूंगा कि एंड हो जाए, जहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें समझाऊं जहाँ पे जरूरत है। सारे एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला जो है 1 मार्कर जितने भी हैं उसको खत्म करते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, और मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ 30 सेकंड का। आप 30 सेकंड का टाइमर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका 30 सेकंड का टाइमर जो स्टार्ट हो गया। जल्दी बताइए कितना जो है बेसिक पॉइंट जो है आरबीआई ने कम किया था रेपो रेट में, जो अभी एमपीसी मीटिंग आई थी 55 उसमें। तो आपको इसका आंसर बताना है। सोचो, इजी क्वेश्चन है। कितना है इंटरेस्ट रेट? 5.5 है। पहले कितना था? टाइम खत्म हो गया वैसे तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो जो रेपो रेट है 5.5% है। पहले कितना था? पहले था 6% पे। तो कितना कट हुआ? 0.5% कट हुआ। जो बेसिस पॉइंट होता है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 0.1% इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट। अगर 0.5% है तो इसका कितना मतलब हुआ? 50 बेसिस पॉइंट से कम हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर जो है आपका सी मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो यार एग्जामिनर ना बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं, ये बल्कि अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एलबीओ का एग्जाम था, ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर का जो एग्जाम था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मली आप क्या करते, आप बच्चे क्या करते कि आप जो है 5.5 याद कर चले जाते रेपो रेट, उसके बाद जो CRR है वो 3% याद के चले जाते, और जो भी जितने परसेंटेज है वो आप परसेंटेज याद के चले जाते। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीधे आपको जो रेपो रेट कितना कट हुआ ये पूछा गया और कितना बेसिस पॉइंट कट हुआ ये पूछा गया। तो एग्जामिनर ना चाहता है कि बच्चे जो नॉर्मली पढ़ के जा रहे हैं उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसे जो है हटके क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं कराऊंगा, बट आप इस स्लाइड में देख सकते हो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेपो रेट जो है कट हुआ है 50 बेसिक पॉइंट से, और पहले जो था वो 6% था, अब जो है 5.5% हो चुका है। वैसे ही फ्यूचर में आपको पूछा जाता है कि CRR कितना कट किया गया है। CRR पहले कितना था? 4% था, अभी के टाइम पे कितना है? 3% है। मतलब कितना कट किया गया है? 100 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है। ये चीज़ भी आपको मिलेगी, यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि CRR रिड्यूस बाय 100 बेसिस पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये जून महीने का न्यूज़ है। ठीक है, तो ये वाले PDF या तो ये जो प्रेजेंटेशन है मेरा, इसमें आपको जून के थोड़े करंट अफेयर्स मिलेंगे और जुलाई के फर्स्ट वीक के थोड़े करंट अफेयर्स मिलेंगे। इसका जो सेकंड क्लास आएगा या सेकंड मॉक आएगा उसमें थोड़े बहुत जून के करंट अफेयर्स रहेंगे, उसके साथ जो जुलाई का जो सेकंड वीक है उसके क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि SBI ने एक नया ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोला है। 1 मिनट में टाइमर स्टार्ट कर दूं पहले, तो चलो टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो ग्लोबल ट्रेड सेंटर खोला गया SBI के द्वारा वो कौन से 2 लोकेशन में खोला गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए। A है दिल्ली मुंबई, B है बेंगलोर चेन्नई, C है कोलकाता हैदराबाद, D है आपको मिलेगा पुणे अहमदाबाद, E मिलेगा कोची सूरत। बताइए, बड़ा इजी आंसर है। इसका आंसर आपको C मिलेगा। ठीक है, कोलकाता और हैदराबाद में जो है अभी के टाइम पे SBI ने एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोला गया है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस जो है उसको इंप्रूव करेगा, एनहेंस करने का काम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, नोट करते जाओ कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितने आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि आप कितना अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, और कहाँ जो है आप खराब कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3।
तो स्लाइस ने अभी पहले टाइमर स्टार्ट कर देते हैं यार, ये भूल जाता हूँ मैं। तो स्लाइस ने अभी इंडिया का पहला यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच खोला था कर्नाटका में। आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है कि कर्नाटका में कहाँ खोला गया है। आपको एग्जाम में नहीं पूछा है कि कौन से स्टेट में खोला गया, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाएगा। तो इसलिए जो है आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है कहाँ पे जो है यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच खोला गया बाई स्लाइस। तो ज़्यादा टाइम ले लेना इसमें, ठीक है, मैंने क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में तो ज़्यादा टाइम चला गया। चलो टाइम तो हो गया, अब तक आपको आंसर आ गया होगा, और जिसको नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उसका कुछ है नहीं, जी में तो यही है, पढ़ा रहेगा तो आएगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको डी मिलने वाला है। कोरम मंगला जो है इसका आंसर मिलने वाला है। कर्नाटका में पहला यूपीआई पावर्ड ब्रांच खोला गया है। अभी इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसके अंदर जो भी डिपॉजिट है, एटीएम से पैसे निकालने हैं या तो विड्रॉल है, सबके सब जो है यूपीआई के थ्रू ही होगा। तो ये पहला इंडिया का यूपीआई पावर्ड ब्रांच बनाने वाली स्लाइस बनी है। लोकेशन आपको कर्नाटका में एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना है, वो है कोरम मंगला में जो है ये खोला गया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़े। तो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ो ज़रा, क्वेश्चंस क्या है, फिर मैं इसका आपको बताता हूँ इसका आंसर। इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका करूँगा, बाकी का नहीं करूँगा। देखो आंसर दे दिया होगा। जो केवीबी बैंक है, इन्होंने पार्टनर किया था खिशिमा जनरल इंश्योरेंस के साथ, और इन्होंने खिशिमा किसान साथी लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो खिशिमा किसान साथी लॉन्च किया था, ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? वुमेन एंटरप्राइज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, फार्मर एंड रूरल फैमिलीज के लिए, आर्टिस्ट के लिए या स्टूडेंट के लिए? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे भी देखोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में जो केवीबी बैंक है ये पढ़ोगे, उसके बाद खशिमा जनरल इंश्योरेंस पढ़ोगे कि ये दोनों ने पार्टनर करके खशिमा किसान साथी लॉन्च किया है, बट आप ये नहीं पढ़ोगे किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो एग्जामिनर जो है ना आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देते चलना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है। ये आपको एक मिनट में आपको जो पीपीटी प्रोवाइड करूँगा, मैं अपना फोटो यहाँ पे लेके लाता हूँ। जो मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूँगा ना, आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये आंसर नहीं देखते हम, क्योंकि मुझे आंसर जितना याद है उसके साथ चलते हैं। बाकी पीपीटी जब मिलेगा तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगा, जैसे कि एसबीआई ने जो है 2 ब्रांच खोले थे कोलकाता और हैदराबाद में, ठीक है। उसके साथ इंडस बैंक के बारे में बात करें तो इंडी फॉर बिजनेस लॉन्च किया गया था, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था फॉर एमएसएमई, ठीक है। और ये एक तरह का वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है, जिसके अंदर जो भी एमएसएमई है इनको एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है बाय इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट चलोगे तो स्लाइस ने जो पहला यूपीआई ब्रांच खोला गया था इंडिया का, ये कर्नाटका में खोला गया था। इसके साथ ही जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया हो गया। और केवीबी बैंक जो तमिलनाडु की है, और जो खशिमा जनरल इंश्योरेंस जो हैदराबाद के, दोनों ने मिलकर खशिमा किसान साथी लॉन्च किया, जिसके अंदर जो फार्मर्स हैं और जो रूरल फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइमर स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड है, जल्दी आंसर दो। चलो हमें वीडियो जल्दी भी खत्म करनी है ना 35 से 40 सेकंड के अंदर, 35 से 40 मिनट के आसपास खत्म हो जाए तो सही है वीडियो, उससे ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता। चलो मैं आपको फ़ोटो इधर आपको आंसर भी दिखाई देता हूँ, क्या आंसर है, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए हो गया टाइम, बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। ये एक तरह का ऐप लॉन्च किया गया था, सुगम्य ऐप, सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका पूछा गया कि क्या काम रहने वाला है, इस ऐप का क्या काम रहने वाला है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये एल्डरली सिटीजन के साथ किसको जो है हेल्प करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है? आंसर जो है बी मिलेगा, दिव्यांग के लिए ये जो है बनाया गया था। जो भी दिव्यांग है और जो एल्डरली सिटीजन है उनको एआई चैट सपोर्ट, उसके साथ जो जियो टैगेड ग्रीवेंसेस रिपोर्टिंग, जियो टैगेड जो है लोकेशन के बाद जो है इनका ग्रीवेंसेस भी रिपोर्टिंग की जाए, उसके लिए जो है ये ऐप लॉन्च किया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी के साथ, पर्सनल विद डिसेबिलिटी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एक और ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है
GOI स्टैट्स ऐप, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। और इसको जो स्टैटिस्टिक्स डे 2025 का इसमें लॉन्च किया गया था। तो आपको ये बताना है कि ये क्या देने वाला है, रियल टाइम एक्सेस किसका देने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये तो क्वेश्चन पूछा गया, बट इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स डे 2025 का कब बनाया गया है, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा पढ़ाई कर लेकर अगर सीरियस होंगे तो डेफिनेटली इसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। जितने भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उसको सिंपल फॉर्म में जो है बनाने का काम होगा जियो स्टैट्स ऐप का। इसके अंतर्गत जो भी डेटा है गवर्नमेंट का डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, गवर्नमेंट का डेटा इतना ईजी नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो वो डेटा को, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको कंपाइल किया जाएगा सिंपल फॉर्म में, और उसको फिर प्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिकल फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है, इवन रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो पढ़ के गवर्नमेंट के जो डेटा है वो समझ पाए। ठीक है, नॉर्मली गवर्नमेंट डेटा देखोगे तो या तो टेबल फॉर्म में होता है या वर्ड फॉर्म में होता है, जो कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, कि जो सुगम्या भारत ऐप है, ये जो दिव्यांग और फिर जो एल्डरली पीपल है इनके लॉन्च किया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैट्स ऐप है, ये आप देख सकते हो कि नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या करने वाला है, ये जो गवर्नमेंट का जो डेटा है वो ईजी करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा जो है ईजी करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ईजी करने का काम रहने वाला है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अभी एक रूल लाया गया है, जब भी ट्री काटा जाए एग्रीकल्चर लैंड में तो उसके लिए एक नया रूल लाया गया है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो पूरा पढ़ लो क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर मेरे को आंसर बताओ जल्दी। 30 सेकंड में लगने नहीं चाहिए वैसे तो, मुश्किल से 10 सेकंड में आपको इसका आंसर आना चाहिए, अगर पता हो तो। नहीं पता तो फिर माथा खुजाते रहो और क्या। क्या है आंसर, किसके लिए जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है, या तो ये एक रूल लाया गया है, ऐप नहीं सॉरी, एक रूल लाया गया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहाँ पे अगर ट्री काटना हो या फॉलिंग ऑफ ट्री हो तो उस केस में जो फार्मर्स हैं या जो लोग हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर दिस रूल। और ये क्या प्रमोट करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा एग्री फॉरेस्ट्री जो है ये प्रमोट करेगा। इसके साथ ही जो है रूलर का जो इनकम है ये भी बढ़ाया जाएगा अंडर दिस न्यू रूल। नेक्स्ट न्यूज बढ़े तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो। नहीं चलते हैं, ये थोड़ा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ट्राई किया कि आपको स्टैटिक भी थोड़ा प्रोवाइड किया जाए करंट के साथ। तो इसमें आपको बताना है कि PSL जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत RBI जो लॉन्च करता है, कौन सा सेक्टर नहीं है इसमें से, आपको ये बताना है। टोटल कितने सेक्टर्स आते हैं, टोटल 7 सेक्टर्स आते हैं, उसमें से कौन सा सेक्टर नहीं है, आपको इसका आंसर बताना। एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा रियल एस्टेट। तो बाकी के जो 7 हैं, एग्रीकल्चर है, MSME है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, और फिर रेन्यूएबल एनर्जी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं ऑलरेडी। कौन सा नहीं है, रियल एस्टेट जो है PSL स्कीम के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़े तो ये दी नेशनल, एक मिनट यार टाइम है स्टार्ट करने भूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट चल तो आ रहा है कि दी नेशनल वाइड टेस्टिंग ऑफ रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम जो है बनाया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और कौन मिलके, आपको पूछा रहा है कौन मिलके, इस किसके साथ मिलके जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नेशनल वाइड टेस्टिंग ऑफ रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम जो है बनाया गया है, जिसके अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन से जो है अलर्ट किया जाएगा लोगों को अगर कोई भी डिजास्टर्स होता है उस एरिया में। तो बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको डी मिलेगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। ये जो है पार्टनर कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, दोनों मिलके जो है नेशनल टेस्टिंग रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लोगों को फ़ोन के थ्रू अलर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो भी डिटेल है आप यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल
फॉर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी स्ट्रिप्ड अंडर द RBI स्ट्रिप फ्रेमवर्क 2025। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है और थोड़ा मैंने मिक्स रखा है, थोड़ा इजी भी थोड़ा हार्ड भी, और ये जून का करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जून मंथ का ये करंट अफेयर्स है। बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम देते हैं इसमें क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। पढ़ो ऑप्शन सही से समझो, उसके बाद बताओ आंसर क्या होगा। कौन सा नहीं है एलिजिबल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके टाइम अप। चलो देखते हैं अब क्या न्यूज़ था ये। तो इसमें बोला गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, या तो एक काम करते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वही मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो आप खुद बताना क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर तो मैंने दिखाई दिया। वैसे देखो, ये जो RBI है, इन्होंने स्ट्रिप अलाउड कर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। ये पहली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल था, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए भी एप्लीकेबल था। स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल है इसमें अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पहले जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अब स्टेट गवर्नमेंट भी जो है पैसा अगर लगाना चाहे तो जो इंटरेस्ट है उसमें अलग से पैसे लगा सकते हैं, और जो प्रिंसिपल है उसमें अलग से पैसे लगा सकते हैं, और इसके साथ एक साथ भी पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी अलाउड है कि एक साथ भी पैसे लगा सकते हो, बट अलग अलग करके भी पैसे लगा सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें पूछा है फिक्स्ड कूपन बॉन्ड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और UT, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 14 साल या उससे कम का रहना चाहिए। मिनिमम जो है 1000 करोड़ रुपए जो है एज अ बॉन्ड के लिए जो है पैसे निकालने पड़ेंगे। और कौन कौन क्वालिफाई है, जो स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो इन्वेस्टमेंट, और ये एलिजिबल है। इसके साथ ये ट्रांसेबल भी है, SLR जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है एलिजिबल है, और इवन ये ट्रांसफरेबल भी है। और ये सारा कुछ जो है ई-कुबेर ऐप के थ्रू किया जाएगा, ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाएगा। ई-कुबेर प्लेटफॉर्म RBI का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको जो है बेचा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, डिफरेंट चीज़ है जिसको बेचा जाता है। अब मैं अपने एलिजिबिलिटी पढ़ लिया, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है द सिक्योरिटी मस्ट बी फिक्स कूपन इशूड बाय स्टेट और UT, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मैच्योरिटी है वो 14 साल या उससे कम का होना चाहिए, तो ये दूसरा भी सही है। उसके बाद तीसरा जो मिलेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मस्ट एटलीस्ट 100 करोड़, ये भी सही है। उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो क्वालिफाई होना चाहिए SLR, और वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा गलत हो गया, D। और हमें जो है आंसर गलत ही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया, तो इसका आंसर जो है आपको E मिल जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज पूछा जा रहा है कि जो पेमेंट बैंक है, पहले टाइमर स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट हो गया। जो पेमेंट बैंक है हमारे इंडिया में, उसको बनाने के लिए कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना। चलिए बताते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या 500 करोड़। चलो बताया था, इसका आंसर जो है आपको 100 करोड़ मिलने वाला है। जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक अगर स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल जो है 100 करोड़ होना चाहिए। 200 करोड़ जो है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए होना चाहिए, और यूनिवर्सल बैंक जब बनाना हो तो उसके लिए 500 करोड़ जो है मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप किया था कोस्टल मशीन कंपनी से जो US बेस्ड है, और दोनों मिलके इंडिया का पहला प्राइवेट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी मिलिट्री क्राफ्ट के लिए बनाया था। कहाँ पे बनाया था ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी लोकेशन में बनाया है ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर जो है ना आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको नागपुर मिलने वाला है, ठीक है। नागपुर में ये फैसिलिटी खोला गया है। ये ऐसा सेम फैसिलिटी MRO, ये सेम फैसिलिटी इंडिगो ने भी खोला था। कहाँ पे, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। मतलब जो एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए नहीं, जो एयरक्राफ्ट है सिविल एयरक्राफ्ट, उसके लिए इंडिगो ने जो है बेंगलोर में खोला था। बेंगलोर में पहले से एक MRO फैसिलिटी था, एक और खोला गया है। इसके साथ ही इंडिगो का एक दिल्ली में भी MRO फैसिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं। एक अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, रामाचंद्रन जो कि अभी के टाइम पे चीफ जनरल ऑफिसर हैं रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के। इनको RBI के कौन से पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे तो टाइमर लाइन की जरूरत भी नहीं है, तो आप सीधे आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ED, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इनको अपॉइंट किया गया। एक चीज़ ध्यान देना, आजकल जो एग्जामिनर है ना, आपको जो प्रीवियसली
पोस्ट है वो ही पूछा रहा है कि प्रीवियसली कहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। तो आपको ये उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है कि जो के रामचंद्र जी हैं इनको ईडी ऑफ आरबीआई बनाया गया, इससे पहले कौन सा पोजीशन हेल्ड कर रहे थे। तो इसके आपको याद रखना है प्रिंसिपल चीफ जनरल सेक्रेटरी की तरह ये काम कर रहे थे और अब जो है आरबीआई के ईडी बनाए गए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन। सुनील जवाबत कदम, जवाबती है ना, जयावत कदम को अपॉइंट किया गया है चीफ जनरल मैनेजर के तौर पे। और ये क्या संभालने वाला है, सेबी के प्रमोट किया गया, सॉरी, ये जो है चीफ जनरल मैनेजर से सेबी के कौन से पोजीशन के लिए प्रमोट किया गया, ये आपको बताना है। अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है ये जुलाई 1 वीकली का ही है। एक मिनट, चलो आपको आंसर पता लगेगा, इसका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है एज पर आरबीआई गाइडलाइन सॉइल्ड नोट। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स के नोट होते हैं, ठीक है। कट नोट होता है, कट करने के लिए अलग नाम दिया जाता है, सॉइल नोट होता है, मल्टी कट नोट होता है। तो उसमें से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा गया स्टैटिक का है कि सॉइल नोट कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इसमें से। ये क्वेश्चन जो है ना आरआरबी पीओ 2023 के है, ठीक है। तो ये बताना कौन सा जो है इसमें से आंसर होने वाला है। पढ़ लो, आराम से पढ़ो, आपके पास टाइमर तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं। टाइमर स्टार्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है, आराम से सोचो समझो क्वेश्चंस को, उसके बाद आंसर दो। बहुत कंफ्यूजिंग मैंने ऑप्शन रखा है क्योंकि आरआरबी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है, इवन आईपीएस में भी ऐसे आ सकता है, तो इसलिए तैयार रहना है अपने को। मैं तो पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है आपको सी मिलेगा, ठीक है। सॉरी सी नहीं है, बी मिलेगा। अरे हाँ बी मिलेगा, सॉरी सी नहीं मिलेगा। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आई थिंक सी होना चाहिए था या बी होगा। कट इनटू 2 पीसेस, डर्टी लाइम एंड हैज माइनर कट एंड स्टील यूजेबल। आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। जो भी मैं आपको पढ़ कर दूँगा इसका आंसर सी होना चाहिए, ज़्यादा चांसेस सी होगा, ठीक है। दी अ करेंसी नोट दैट इज़ फेक, फेक का तो कुछ इसमें लेन देन ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड नोट तो होता ही नहीं है। अ नोट दैट इज़ कम्प्लीटली टून इनटू 2 और मोर पीसेस, 2 से ज़्यादा पीस में अगर कन्वर्ट हो गया, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, बी नहीं है। तो 2 से ज़्यादा पीस में कन्वर्ट हो गया तो वो तो यूजेबल ही नहीं है, तो खत्म ही हो गया। क्योंकि सॉलिड नोट को जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं वापस, अगर आप बैंक में जाकर उसको जमा दोगे तो उसकी जगह आपको नया नोट भी मिल जाएगा। अ नोट दैट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलर बाय आरबीआई, ऐसा भी नहीं है कुछ। और अ नोट दैट कैन बी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ स्टैंपिंग हुई है तो वैसे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो दूसरा बोला जाता है उस सबको। तो ये जो डर्टी हो जाती है सॉइल्ड, इससे आपको याद है ना, सॉइल्ड का मतलब डर्टी, कहीं भी लिखा हो डर्टी हो जाती है, लाइम हो जाता है या माइनर कट हो तभी वो यूजेबल हो तो उसको बोला जाता है सॉइल्ड नोट। इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है अभी आरबीआई ने एक क्लाइमेट, टाइमर स्टार्ट करते हैं, क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से रिस्क इंडेक्स इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बैंक के पास ऑलरेडी डिफरेंट रिस्क इंडेक्स होते हैं, जैसे बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफरेंट जितने भी रिस्क होते हैं उसमें से 2 रिस्क और ऐड करने बोला गया है बाय द आरबीआई। तो आपको आंसर बताना है कौन सा जो रिस्क ऐड करने के लिए बोला गया है। आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर जो है आपको डी मिलने वाला है, ठीक है। तो डी इसका आंसर है कि आरबीआई ने बोला है कि जो फिजिकल और ट्रांजेक्शन रिस्क है इसको ऐड करने के लिए। क्योंकि बात करें कि बिजनेसेस को लॉस होगा तो इनडायरेक्टली जो है आरबीआई को ही या तो बैंक को ही लॉस होगा। कैसे? अगर बिजनेसेस बैंक से लोन ही नहीं लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैंक जो है नुकसान होगा, बैंक को भी और इकोनॉमी को भी खतरा पड़ेगा, हमारे पूरे कंट्री को। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि जो क्लाइमेट रिस्क है इसके से अगर कोई बिजनेसेस ऐसी जहाँ मान लेते कोई दुकान है जो कि पहाड़ के नीचे है, ठीक है, या तो कोई दुकान है जहाँ जो माना जा सकता है कि वो आग लगने की वजह से कुछ खराब हो सकता है, या तो भूकंप ज़्यादा आती है तो वो दुकान गिर सकता है, तो वो सारा रिस्क भी लेने के लिए बोला गया बाय दी आरबीआई। वैसे ट्रांजेक्शन रिस्क का मतलब क्या हुआ? मार्केट रिस्क जो है बेस्ड ऑन क्लाइमेट, ये देखने के लिए बोला गया है बाय दी आरबीआई, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, डी इसका आंसर है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे जो मंथली पीडीएफ है जून वाले उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अभी नए चीफ बने हैं रॉ के, वो किसको बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए टाइमर की जरूरत भी नहीं है। इसका आंसर आपने दे दिया होगा, पिराग जैन,
जी को बनाया गया है रॉ के चीफ। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी विजिट में थे और इनको बहुत जगह हाई सिविलियन अवार्ड मिला है। अभी ब्राज़ील में मिला है इनको, ठीक है। उसके बाद नाइजीरिया में गए थे, नाइजीरिया में मिला है सिविलियन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद अभी ये ट्रिनिडैड टोबैगो यहाँ पे भी गए थे, यहाँ पे भी इनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसमें कि किस कारण की वजह से इनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया, ये बताओ आप, ठीक है। इनको जो है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड टोबैगो कंट्री है एक साउथ अमेरिका की, और इसको जो है अभी के टाइम पे रिकॉग्नाइज किया गया है। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलेगा, ठीक है। लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप, उसका जो कोविड-19 में जो इंडिया ने सपोर्ट किया था उसके लिए जो है इनको ये हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब ये जो कंट्री है ट्रिनिडैड टोबैगो, ये जो है 8th कंट्री भी बन चुकी है जो कि यूपीआई सर्विस यूज़ करने वाली है हमारे इंडिया का। इससे पहले से भूटान हो गया, नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारे ही अभी 8 कंट्री बनी है और पहली कैरेबियन कंट्री बनी है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। कैरेबियन कंट्री बनी है, ये अभी आजकल का ही न्यूज़ है, तो मैंने ये भी आपको थोड़ा रिवाइज करवा दिया। ये सी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 स्टूडेंट जो कि SRN मेहता CBSE स्कूल के थे, इनको नासा बुलाया गया था। कारण, नासा बुलाने का कारण क्या था कि इनका एक प्रोजेक्ट था, उसको फर्स्ट विनर बनाया गया है अंडर दी नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन कॉन्टेस्ट जो हो रहा था इसके अंतर्गत। ये देखा जाए तो ये क्लास 8 के स्टूडेंट थे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्लास 8 के स्टूडेंट थे और प्रोजेक्ट का नाम भी दिख गया यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। एक मिनट यार, चलो कोई नहीं, इसका आंसर क्या सी है, ठीक है। तो ये क्लास 8 के स्टूडेंट थे और आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताना यहाँ पे कौन से जो है प्रिंसिपल का नाम बताना है, कौन से प्रिंसिपल जो है इन स्टूडेंट को लीड कर रहे थे और ये स्टूडेंट ने मिलकर जो है ये सस्टेनेबल स्पेस कॉलोनल मॉडल बनाया है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन से जो है प्रिंसिपल का नाम बताना है, कौन थे वो प्रिंसिपल जो कि इनके साथ गए थे और इन्होंने पहला प्राइज जीता है इस कॉन्टेस्ट में जाके। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है हमारा, इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है ये पूछा जा रहा है। 30 सेकंड की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। बताओ 108, 120, 115, 110, 116। इसका आंसर जो है ना आपको 115 मिलने वाला है, ठीक है। 115 जो है इंडिया का रैंक है इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 19 में जो भी आया था यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गिनी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है। तो गिनी इंडेक्स के अंतर्गत जो है डिफरेंट कंट्री को स्कोर दिया जाता है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो उसके अंतर्गत इंडिया का स्कोर तो ऐसे अच्छा खासा ही रखा गया, तब भी आपको बताना है कि इसका रैंक क्या है, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, उसको देखा जाता है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया का रैंक इसमें 4th है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एज पर दी RBI। हाँ, अब ये RBI गाइडलाइन आ गया। मैंने बताया ना आपको 1-2 में RBI गाइडलाइन से क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये एक RBI गाइडलाइन आया था 1 अप्रैल 2025 में, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि जो कमीशन है, बैंक को जो कमीशन दिए जाते हैं डिफरेंट काम करने के लिए, जैसे कि बैंक अगर PF किसी का खोलता है, ठीक है, उसके लिए कुछ कमीशन दिया जाता है। अगर बैंक अगर मान लेते हैं कि कोई स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, किसान स्कीम है, वो इम्प्लीमेंट करता है, तो गवर्नमेंट जो है ना बैंक को कुछ कमीशन देती है उसके बदले। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है जो कि बैंक को जो है कमीशन के तौर पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम दूंगा, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। सही से सोचो समझो, उसके बाद मेरे को आंसर बताओ। डेफिनेटली यार ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी डिटेल में, तभी आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। और बैंक के एग्जाम के बारे में बात करें तो जो ट्रेंड है बैंक का, कि बैंक में जो है ना डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये SSC का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि DJ वाले बाबू ने कौन सा गाना बजाया था। अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था 1983 का, ठीक है। कोई DJ का नाम पूछा गया था, पूछा था कि इसने कौन सा गाना बजाया था समथिंग। तो ऐसे फालतू क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था। बैंक में जो है ना आपको अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए इसके रेडी रहना है, ठीक है। तो मैंने आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता क्योंकि मुझे खत्म करना है वीडियो जल्दी। 1 घंटे के आसपास लग जाएगा, आप लग रहा है। कोई नहीं, मैं ऊपर तो आप सीखने मिल रहा हो आपको यहाँ से बहुत कुछ। चलो आंसर दे दिया होगा ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा
आंसर जो है ई मिलने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है उसका लिमिट बढ़ाया गया 12 रुपये में। पहले जो था ये 9 रुपये का था। ठीक है, इसके बारे में जो भी डिटेल है ये आपको जो जून वाला PDF है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जून वाले PDF में जितने भी चार्जेस हैं वो मैंने टेबल फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, जैसे पेंशन पेमेंट वाला है, ये मैंने 75 रुपीज़ करके देकर रखा है ना, खो गया है, लेकिन ये 80 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये ऑपोजिट होना चाहिए था, ऑपोजिट होता तो ये आंसर सही हो जाता। तो ऐसे ही जो है बाकी सारी चीज़ें भी मैंने उल्टे उल्टे किए हुए हैं, और ये आपका काम है, आपका ढूंढने का काम है कहाँ पे जो है गलती है। ठीक है, क्यों ये गलत है ये आपका काम है ढूंढने का। नेक्स्ट में बढ़े तो अकॉर्डिंग टू द हुडुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 4th आई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन जो है पहला रैंक आया था। पहला रैंक जो आया था वो कौन था, बताओ। पहला रैंक जो था वो USA था। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अभी एक उदयगिरी, एक इंडियन नेवी को एक शिप डिलीवर की गई है, और पूछा जा रहा है कि ये कौन से शिप बिल्डर के द्वारा ये शिप को बनाया गया था। इसको जो है बनाया गया था बाय किसके द्वारा, बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 1 मार्कर, और इसमें पूछा गया है कि RBI ने अभी रिवाइज गाइडलाइन किया गया था, जुलाई और अगस्त 2025 से इफेक्टिव भी होने वाला है, और एक टाइम चेंज किया गया है। आपने देखा होगा कि कॉल मनी, उसके साथ जो थर्ड पार्टी रेपो है, ये सब का जो है टाइम चेंज किया गया है। तो आपको आंसर बताना है किसका जो है टाइम जो है 7:30 बजे तक एक्सटेंड किया गया है, बताइए। इसका आंसर जो है आपको क्या मिलेगा। थोड़ा दिमाग घूम गया होगा ना क्वेश्चन देख के, क्या क्वेश्चन है, बट एग्जाम में देखा जाए ना तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जाम के लिए रेडी कर रहा हूँ, ये नहीं कि इजी सी क्वेश्चन पूछ दूंगा फिर आप खुश हो जाओगे, फिर एग्जाम में जाके बोलोगे यार कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता। तो अब इससे अगर हार्ड की तैयारी करते चलोगे तो इजी वाला क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो इसका आंसर जो है आपको C मिलेगा, कॉल मनी। तो आप पूरा टेबल देख सकते हो, जैसे कि कॉल मनी का जो पहले जो टाइम था वो 9:30 से 5 बजे तक था, अब जो है 9 से 7 बजे तक कर दिया गया है। उसके बाद मार्केट में रेपो के बारे में बात करें, पहले 2:30 तक था, अब जो है 4 PM तक हो चुका है। और थर्ड पार्टी रेपो के बारे में बात करें, पहले 3 बजे तक था, अब 4 बजे तक कर दिया गया। और SDF के बारे में बात करें तो पहले 5:30 से रात के 12 बजे तक था, अब 7 से रात के 12 बजे तक कर दिया गया। उसके बाद इफेक्टिव डेट भी आप यहाँ से PDF जो है आपको टेलीग्राम को मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और ये बैंक से टेलीग्राम में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना हो या ईजीएस्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स पढ़ना हो और सेम मार्क्स लाना हो जितना बड़े बड़े एडटेक लेके आते हैं, एडटेक से पढ़ने के बाद, वो आप बैंक से टेलीग्राम ग्रुप या तो यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ के भी ला सकते हो। तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखते हैं।